नमस्कार, मैं हूं रजनीश। भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज का यह 32वां लेक्चर है और आज की चर्चा का विषय है केंद्र राज्य संबंध। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। केंद्र राज्य संबंध जब हमने भारत के संविधान के विषय में चर्चा की थी, उस समय हमने यह बताया था कि भारत का जो संविधान है उसने संघवादी शासन प्रणाली को अपनाया है। संघवादी शासन प्रणाली को अपनाने से दो तरह की सरकारों के बारे में हमने चर्चा की थी। एक तरह की सरकार यानी केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकारें। अब केंद्र और राज्यों के बीच जो कार्य का संचालन होगा उन कार्यों को आपस में बांटा गया है और यह बंटवारा संघवाद की मूल भावना है। संघवाद के अंतर्गत दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली कि केंद्र और राज्य दो तरह की सरकारें होती हैं। दोनों सरकारों के मध्य कार्य का विभाजन होता है, बंटवारा होता है और यह विभाजन बंटवारा संविधान के द्वारा किया जाता है। संविधान लिखित और कठोर संविधान हो, अर्थात उसमें सारी बातें लिखी गई हों और उन्हें आसानी से संशोधित न किया जा सके। और एक अन्य बात कि अगर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो उसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो जो कि उन विवादों का निपटारा कर सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संघवाद में यह प्रमुख विशेषता है, दो तरह की सरकारें और उनके कार्यों का बंटवारा। भारत का जो संविधान है वह संविधान के अनुच्छेद 1 में बात की चर्चा की गई है कि भारत जो है वह राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यूनियन का मतलब होता है राज्यों का संघ। अब जो राज्यों का संघ होगा उसमें संघवाद की अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। भारत में भी संघवाद की जो व्यवस्था है उसके बारे में हमने चर्चा की कि मुख्य मुख्य क्या क्या बातें हैं। अब यहाँ पर उस संघवाद से उत्पन्न होने वाली जो कार्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब दो तरह की सरकारें होंगी तो दो तरह के सरकारों के कार्य भी होंगे और इन कार्यों का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों का बंटवारा संविधान में किया गया है। किसी विवाद की स्थिति के लिए सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। लेकिन संघवाद होने के बाद भी भारत में नागरिकता का एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात यहाँ पर जो भी नागरिक होंगे वह भारत के नागरिक कहलाएंगे। प्रांतों के लिए अलग नागरिकता की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध बनते हैं इसके कारण से उन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला विधायी संबंध यानी कानून बनाने के संबंध में क्या इन दोनों के बीच संबंध है। दूसरा प्रशासनिक और तीसरा वित्तीय संबंध। तो अलग अलग करके इन पर चर्चा कर लेते हैं। विधायी संबंध के बारे में भाग 11 जो है संविधान का, उसके अंतर्गत 243 से लेकर 255 तक भारतीय संविधान में इसकी चर्चा की गई है कि केंद्र और राज्य के बीच में किस तरह की विधायी संबंध रहेंगे। अब अनुच्छेद 245 जो है वह इस बात के बारे में कहता है कि संसद पूरे भारत के लिए, प्रत्येक क्षेत्र के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने के लिए संप्रभुता रखता है, अर्थात संसद के कानून बनाने की शक्ति पूरे भारत के लिए है। इसी तरह राज्यों को भी अपने क्षेत्र में कानून बनाने की शक्तियाँ प्राप्त हैं जो राज्यों के क्षेत्र हैं, और दोनों के बीच जिन जिन विषयों पर कानून बनाया जाएगा उन विषयों को अलग से बांट दिया गया है। तो भारतीय संविधान में हमने चर्चा के दौरान बताया था कि इसमें 395 अनुच्छेद मूल रूप से, ऐसे तो उनकी संख्या करीब 450 पहुँच गई है, और 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियों में एक अनुसूची है जो 7वीं अनुसूची है, उसमें केंद्र और राज्य के विषयों के बारे में बताया गया है। इस बार 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दी हुई हैं, 3 सूचियां दी हुई हैं जो कि यह बताती हैं कि किन कार्यों को केंद्र सरकार करेगी, किन कार्यों को राज्य सरकार और किन कार्यों को दोनों सरकारों को कार्य करने के लिए स्वतंत्रता है। अब इसको सामान्य तौर से समझिए कि 7वीं अनुसूची बताती है 3 लिस्ट के बारे में। उन लिस्ट में सबके काम डिसाइड किए गए हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार के। अब उसमें 3 तरह की सूची है। पहली है संघ सूची। संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय यानी 100 ऐसे टॉपिक हैं जिनकी चर्चा की गई है। तो इस 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियां दी गई हैं उसमें पहली है संघ सूची। संघ सूची के अंतर्गत 100 विषयों को रखा गया है जिन पर कि केंद्र सरकार अपने कानून बना सकती है। इस पर केंद्रीय सरकार यानी संसद को कानून बनाने के लिए दिया गया है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत स्थानीय महत्व से संबंधित विषय रखे गए हैं और इसमें 61 ऐसे विषय हैं जिनकी चर्चा की गई है। इन पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत इसमें 52 विषय शामिल हैं और 52 विषयों पर
केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने अपने हिसाब से कानून बना सकती हैं। अगर किसी विषय पर या किसी कानून से दोनों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता प्राप्त होगी, अर्थात उसका प्रभाव रहेगा। इसके अलावा एक अवशिष्ट विधायी शक्तियों की भी व्यवस्था की गई है, अर्थात ऐसे कार्य जो कि इन तीनों सूचियों में न शामिल हों, बाद में उत्पन्न हो जाएं, उनकी आवश्यकता बाद में पड़े, तो उन कार्यों को अनुच्छेद 248 के अनुसार उसमें अवशिष्ट सूची या तो कहिए तो अवशिष्ट कार्यों को केंद्र सरकार को उस पर अधिकारिता प्राप्त रहेगी, केंद्र सरकार उसमें कानून बना सकेगी। अब अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी तो क्या किया जाएगा? विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर अगर केंद्र सूची और राज्य सूची के विषयों पर विवाद होता है तो केंद्र सरकार के बनाए गए कानून यानी केंद्र सूची प्रभावी होगी, और अगर समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों में विवाद होता है तो समवर्ती सूची प्रभावी होगी। अब ये सुन करके तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है। सामान्य शब्दों में कहें तो केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों में केंद्र सरकार जो कहेगी वही माना जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून, उनके द्वारा बनाए गए नियम ही राज्यों पर भी समान रूप से लागू होंगे। तो बस आप इतना ही समझिए कि 3 तरह की लिस्ट है, तीनों लिस्ट में अलग अलग काम दिए गए हैं। अगर कभी केंद्रीय कानून और राज्यों के कानून में विवाद होता है तो केंद्र के कानून प्रभावी होंगे, राज्यों के कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे। तो यह तो सामान्य चर्चा सूचियों के बारे में रही। अब संघ सूची और राज्य सूची के विवादों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा ऐसे कानून जो कि राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल के द्वारा सुरक्षित रखे गए हों। जब हमने राज्य का विधानमंडल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि राज्यपाल अगर कोई विधानमंडल के द्वारा पास किया गया विधेयक है उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो ऐसे विधेयकों पर भी केंद्र सरकार यानी संसद कानून बना सकती है। अब कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कि राज्य की सूची के अंतर्गत आते हैं, अर्थात वो काम दिए गए हैं राज्य सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार उन पे संसद के द्वारा कानून बनाएगी। वो कौन कौन से ऐसे कारण हैं या ऐसी स्थितियां हैं? पहले तो अनुच्छेद 249 के अनुसार यह बताया गया है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसे राष्ट्रीय हित का समझा जाता है और राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर राज्यसभा के द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है, तब की स्थिति में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। अर्थात अगर कोई राज्य सूची का विषय है, अर्थात वो स्टेट की लिस्ट में उस विषय को डाला गया है और फिर भी राज्यसभा उस पर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि यह राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, तो ऐसे विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। और विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत का मतलब होता है कि राज्यसभा के जितने सदस्य हैं, कुल सदस्यों का जो बहुमत हो, अर्थात 50% + 1, और इसके साथ साथ जितने उपस्थित और वोट देने वाले सदस्य हैं उन सदस्यों का 2/3 मत, यह मत कहलाता है विशेष बहुमत। तो अगर विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाए तब की स्थिति में यह विधेयक, यह जो विषय है राज्य सूची में होते हुए भी उस पर संसद कानून बनाने के लिए अधिकार प्राप्त कर लेगी। एक तो यह स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति यह है कि अगर इस तरह का कानून बनेगा तो वह कानून 1 साल के लिए ही वैलिड होगा। 1 साल बाद उसे राज्यसभा के द्वारा पुनः से अपडेट करना पड़ेगा, अर्थात पुनः से उसे उसकी वैलिडिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो 1 साल बाद उसे पुनः से पारित करना पड़ेगा, और अगर 1 साल के बाद उसे पारित नहीं किया जाता तो अगले 6 महीने बाद वह स्वयं समाप्त हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि इस तरह के राज्यसभा द्वारा बनाए गए या पारित किए गए कानून को हर 1 साल बढ़ाया जा सकता है और ये कई साल तक बढ़ाया जा सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो एक तो यह बात हो गई। जैसे कि 1950 में ऐसा किया गया था। 1950 में संसद ने व्यापार और वाणिज्य से संबंधित विधेयक को इस तरह से पारित किया था, जो कि राज्यों के क्षेत्र में आता है, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर नियम बनाए थे। अब दूसरी बात है कि अनुच्छेद 250 के अनुसार अगर देश में आपातकाल लागू है, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, तब की स्थिति में राज्य सूची के किसी विधि पर कानून बनाया जा सकता है। तब संसद को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सूची के विषयों पर भी, यानी राज्य सरकारों को सौंपे गए काम भी खुद से कर सकती है।
दो स्थितियां हो गई। तीसरी स्थिति है कि यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल यह संकल्प पारित कर दें कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाए, अर्थात इस तरह का संसद से यानी केंद्र सरकार से निवेदन करें, तब भी केंद्र सरकार उन राज्यों के लिए जिन्होंने ऐसा संकल्प पारित किया है, ऐसा निवेदन किया है, उनके लिए कानून बना सकती है। तो यह तीसरी स्थिति हो गई जबकि राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। चौथी स्थिति क्या है? यह अनुच्छेद 252 में दिया गया था। चौथी स्थिति है कि अगर राज्य में 356 के अनुसार आपातकाल लागू हो। 356 के अनुसार आपातकाल क्या है? अभी हमने आपातकाल पर चर्चा नहीं की है, उसके लिए अलग से वीडियो होगा, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी 356 में सामान्य अर्थों में आपातकाल समझिए कि जब चुनाव होता है और चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो अगर कोई पार्टी चुनाव के बाद सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन यानी यह आपातकाल 356 के अनुसार आपातकाल लागू हो जाता है, जब तक कि वो आपस में कोई गठबंधन ना कर सकें या कि दोबारा चुनाव करके सरकार ना बनाई जा सके। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी सरकार न चुन पाने की स्थिति में यह आपातकाल राज्यों में लगाया जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति लागू है, उस समय राष्ट्रपति शासन रहेगा राज्य में, ऐसा कई राज्यों में हो चुका है, कई बार हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में वह संसद को अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि कानून बनाने के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सके। इसके अलावा अनुच्छेद 253 भी है। अनुच्छेद 253 क्या कहता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि हो, समझौते हों, उन्हें लागू करने के लिए भी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो जैसे सामान्यतः हमने चर्चा की थी कि जो भूमि है वह राज्य का विषय है, किंतु बांग्लादेश के साथ समझौता किया गया और कुछ भूमि का हिस्सा बांग्लादेश को दे दिए गए, भारत का हिस्सा, और कुछ हिस्सा बांग्लादेश से भारत में वापस लिए गए। तो यह तो भूमि तो राज्य का विषय था, फिर भी केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 253 का इस्तेमाल करते हुए उसे संशोधन किया और उस तरह के कानून बनाए। इसके अलावा राज्य सूची के कुछ विषय जैसे वाणिज्य, व्यापार आदि पर कानून बनाने के लिए, जैसा हमने चर्चा की थी कि अगर ये राज्य सूची के विषय हैं और केंद्र सरकार कानून बनाए तो केंद्रीय संसद को ऐसे कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसे कुछ विषय भी उपस्थित हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य और केंद्र के बीच प्रशासन जो विधायी संबंध हैं, सामान्य स्थिति में तो उनमें दोनों के बीच बंटवारा है, किंतु विशेष स्थितियों में केंद्र सरकार को विशेष स्थितियों में राज्य सूची के अंतर्गत भी कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। अब विधायी संबंध के बाद प्रशासनिक संबंधों पर चर्चा करते हैं। प्रशासनिक संबंधों को अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक समझाया गया है। 256 से 263 तक क्या क्या बातें हैं? ऐसे तो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए यह कहा गया है कि केंद्र सरकार राज्यों को प्रशासनिक निर्देश दे सकती है, अर्थात अगर कभी आवश्यकता पड़े, केंद्र सरकार को यह महसूस हो कि प्रशासनिक कार्यों में उसे निर्देश देने की आवश्यकता है, तो केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। अब राज्य सरकारों को कुछ कार्य भी केंद्र सरकार सौंप सकती है, अथवा केंद्र सरकार को कुछ कार्य राज्य सरकारें भी सौंप सकती है, अर्थात ये अपने प्रशासनिक कार्यों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। अब जैसे कुछ काम ऐसे हैं जो कि राज्य की सीमाओं के भीतर होते हैं और वो केंद्र सरकार के काम होते हैं, तो राज्य उन्हें करता है। जैसे भारतीय रेल जो कि केंद्र सरकार का उपक्रम है, उसके बाद भी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की सीमाओं के भीतर राज्य सरकार की होती है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो रेलवे पुलिस है वह किसका के अंतर्गत आएगी, तो ध्यान रखिएगा, रेलवे पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत आएगी। वह राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के आदेशों को मानने के लिए बाध्य है, वह केंद्र सरकार की या केंद्रीय पुलिस नहीं है। तो इस तरह से केंद्र के रेल के लिए राज्य के सीमा के भीतर राज्य सरकार उसे सुरक्षा प्रदान करती है। इतना ही नहीं, जितने भी केंद्रीय उपक्रम हैं राज्यों के बीच, उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही होती है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही होती है। जो भी राजस्व के कार्यालय हैं अथवा अन्य कार्यालय जो भी हैं राज्य सरकार के भीतर, तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के कार्यालयों की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की होती है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएँ हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस, इन तीनों के लिए जो व्यवस्था की गई है वह यह है कि उनका चयन लोक सेवा आयोग करेगा, संघ लोक सेवा आयोग, लेकिन उनकी नियुक्तियां राज्यों में भी होंगी, केंद्र शासित प्रदेशों में भी होंगी, केंद्र सरकार के अंतर्गत भी होंगी। तो इस तरह की नियुक्तियों पर
वह जो संघ लोक सेवा के आयोग के द्वारा चुने हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं वह राज्यों में नियुक्ति भी प्राप्त करेंगे। राज्यों के कर से ही, राज्यों के ही खजाने से उन्हें वेतन भी दिया जाएगा और राज्यों के द्वारा उन्हें जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं या अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी हैं उन अधिकारियों को राज्य के खजाने से वेतन भी दिया जाएगा, सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। राज्यों के द्वारा भी ही उनका ट्रांसफ़र और उनको पद प्रदान करने का काम भी राज्य सरकारें ही करेंगी, लेकिन उन्हें हटाने का कार्य, उन्हें पद मुक्त करने का कार्य केंद्र सरकार करेगी। उनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार करेगी, उन्हें हटाएगी भी केंद्र सरकार, लेकिन उनके साथ उनको वेतन देना, कार्य उनसे लेना, उन्हें सेवाएं प्रदान प्राप्त करना उनसे, यह कार्य राज्य सरकारों का है। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वह बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करती हैं केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में। इसीलिए जब हमने राज्यसभा की संरचना पढ़ी थी तो उसमें यह भी पढ़ा था कि अगर कोई अखिल भारतीय सेवा, नई अखिल भारतीय सेवाएं शुरू की जा रही हैं तो उसके लिए राज्यसभा के पास विशेष अधिकार होता है, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए राज्यसभा से अनुमति वहाँ पर अनिवार्य होती है। इसके अलावा केंद्रीय सेवाओं और केंद्र सरकारों के कार्यालयों के संबंध में भी राज्य सरकारों का सहयोग लिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच जो प्रशासनिक संबंध हैं बहुत ही जुड़े हुए हैं। और ये जो संबंध हमने जिसकी चर्चा की, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और वित्तीय संबंध, इन सबके द्वारा जो केंद्र और राज्य के संबंध निर्मित होते हैं उससे एक सहकारी संघवाद निर्मित होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों एक दूसरे का सहयोग लेते हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। अब वित्तीय संबंध पर चर्चा कर लेते हैं। वित्तीय संबंध अनुच्छेद 264 से 291 तक दिया गया है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध में बताया गया है कि उन्हें कौन कौन से टैक्स प्राप्त होंगे। धन बहुत ही महत्वपूर्ण है और धन से ही पूरा सरकार की मशीनरी चलती है, तो इसलिए कि इनको कौन सा धन प्राप्त करने की, उगाहने की या कर लगाने की आज़ादी है, इसके बारे में दिया गया है। पहली बात तो यह कि बिना कानून बनाए किसी के ऊपर किसी तरह का टैक्स लगाने के लिए प्रावधान नहीं है, अर्थात कोई भी धन का संग्रह, कर का लगाना कानून के द्वारा ही हो सकेगा। यह बात तो संविधान में दी हुई है। अब केंद्र सरकार कौन से कर लगा सकती है और राज्य सरकार? तो केंद्र सरकार ऐसे कर लगा सकती है जो संघ सूची से संबंधित विषयों पर हों, जैसे निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति या संपदा पर शुल्क, विदेशों से प्राप्त ऋण और रेलवे, शेयर बाजार तथा रिजर्व बैंक। तो इस तरह से जो यह मुख्य विषय हैं इन पर केंद्र सरकार कर लगा सकती है और राज्य सरकारें किन पर कर लगा सकती हैं? तो राज्य सरकारें कृषि भूमि पर कर लगा सकती हैं, संपदा पर शुल्क लगा सकती हैं, भूमि तथा भवनों पर कर लगा सकती हैं, पशुओं पर, नौकायन पर मतलब नाव चलाने पर कर लगा सकती हैं, बिजली के उपभोग पर, बिजली के बेचने पर, बिक्री पर कर लगा सकती हैं, वाहनों पर कर लगा सकती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के कर लगाने के विषय अलग अलग हैं। अब कुछ ऐसे कर हैं जिन्हें कि केंद्र सरकार इकट्ठा करती है और बाद में राज्यों को बांट देती है। कुछ ऐसे कर हैं जिन्हें कि राज्य सरकार स्वयं लगाती है और उन्हें अपने में ही खर्च करती है, वह किसी अन्य को यानी केंद्र सरकार को नहीं देती है। तो इस तरह उन करों पर भी हम चर्चा करेंगे। कृषि को छोड़कर अन्य आय पर जो कर है यानी आय कर जिनको हम कहते हैं इनकम टैक्स और संघ सूची में शामिल उत्पाद कर, इन्हें केंद्र सरकार आरोपित करती है किंतु राज्यों के मध्य वितरित कर देती है। अब इनके बारे में जो कर टैक्सेशन बताया गया, हमने भी बताया कि यह 3 तरह के कर हैं, इनकम टैक्स और उत्पाद कर, और इसके अलावा यह संघ सूची पे जो उत्पाद कर हैं इन दोनों को केंद्र सरकार लगाती है और इकट्ठा करती है, अर्थात अपने कर्मचारियों के द्वारा इकट्ठा करवाती है। इसके बाद इन्हें राज्यों के बीच वितरण करती है, बंटवारा करती है। अब कर लगाने से संबंधित जो कर छूट गए हैं, जैसे हमने अभी कहा था कि अवशिष्ट शक्तियाँ उनके बारे में हैं जो विषय, जो कानून छूट गए हैं, तो जो केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे में छूट गए हैं उन्हें भी केंद्र सरकार के ही अंतर्गत रखा गया है, अर्थात अवशिष्ट जो कर हैं वह भी केंद्र सरकार को प्राप्त हैं। उनमें है उपहार कर, व्यय कर यानी खर्च पर जो टैक्स है, और उपहार पर जो टैक्स है वह भी केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे करों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं, जैसे भू राजस्व है, जमीन का जो लगान है, कृषि आय और कृषि भूमि पर लगने वाले कर यानी जमीन से पर जो भी कर लगते हैं, भूमि एवं भवन पर कर, अगर आप प्लॉट खरीदते हैं, घर बनवाते हैं तो टैक्स देते हैं, अयस्क यानी खनिजों पर कर,
पशुओं एवं नावों पर कर, सड़क पर चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स देना पड़ता है, अन्य बहुत कई तरह के टैक्स हैं। विलासिता, मनोरंजन और जुआ पर, जो भी आसपास आपके जू होंगे और पार्क होंगे अथवा जो भी सिनेमा हॉल होंगे, तो मनोरंजन संबंधी जुआ यानी कसिनो वगैरह हैं। शराब पर कर, सड़क परिवहन के माध्यम से राज्यों में प्रविष्ट होने वाली वस्तु, जो भी सड़क मार्ग से चीज़ें आएंगी उन पर वस्तुओं पर कर यानी टैक्स। प्रोफेशनल्स पर कर, टोल टैक्स जो सड़कों पर होते हैं, और इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी, बिक्री कर, यह सारे जो भी कर हैं राज्यों के अंतर्गत आने वाली शुल्क, जो भी फीस राज्य सरकारें लगाती हैं विभिन्न सेवाओं के लिए, तो इसमें न्यायालय वाली फीस छोड़ करके यह सारी राज्य सरकारें लगाती हैं और राज्य सरकारों को ही प्राप्त होते हैं। इनके अलावा गैर राजस्व कर भी हैं इनके पास। वह कौन से हैं? जैसे सिंचाई पर, वन पर, मत्स्य पालन यानी मछली पालन पर, सार्वजनिक उपक्रम यानी अगर राज्य सरकार का अपना कोई कंपनी है जो सार्वजनिक उपक्रम है वह, और राज्य की संपत्ति और संविदा पर जो टैक्स है वह भी राज्य सरकारों को प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि केंद्र सरकार और राज्यों के संबंधित कुछ समितियां हैं जो कि केंद्र राज्य संबंधों से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह परीक्षाओं में पूछी भी जाती हैं। तो सबसे पहले 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई थी। ये जो समितियां हैं या आयोग हैं, इनका गठन किया गया था कि समय समय पर केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उनकी समीक्षा की जा सके और आवश्यक इनकी सिफारिशों को लागू करके केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को कम किया जा सके, इनके बीच ज़्यादा से ज़्यादा समझौते और ज़्यादा से ज़्यादा आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। तो 1966 में प्रथम प्रशासनिक आयोग की स्थापना की गई। यह मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में था, लेकिन बाद में ये केंद्रीय मंत्री बन गए तो इनकी जगह पर हनुमंथैया ने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में भी पूछी जाती है, जरूर आप इसे याद रखिएगा। राजा मन्नार कमेटी है। राजा मन्नार कमेटी 1969 में इसका गठन किया गया। यह 1971 में अपनी रिपोर्ट इसने सौंपी। यहाँ पर कुछ कमेटियों का नाम हमने नहीं दिया है, जैसे आनंदपुर साहब का प्रस्ताव है और उधर पश्चिम बंगाल का सरकार का प्रस्ताव है, तो वह सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं था, इसलिए उनकी चर्चा हमने यहाँ पर नहीं की है। इसके अलावा भगवान सहाय कमेटी थी। इस कमेटी ने मुख्य रूप से इस बारे में चर्चा की, भगवान सहाय कमेटी ने, कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया राज्यपाल और जनता के द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री, इन दोनों के बीच आपस में कैसे संबंध हों। वैसे तो राज्यों में जो निर्णय लिए जाते हैं विधायी और कार्यपालिकी, वह सारे निर्णय मुख्यमंत्री से प्रभावित होते हैं, लेकिन कभी कभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच पद और शक्तियों को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं। इस संबंध में भगवान सहाय कमेटी की स्थापना की गई थी। इसके अलावा सरकारी आयोग है। सरकारी आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। 1983 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई, इसका गठन किया गया। सरकारी आयोग में जो थे वो भूतपूर्व न्यायाधीश थे रणजीत सिंह सरकारिया, इनके द्वारा इनकी अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई और इसने 3 साल के अंदर ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस कमेटी ने जो मुख्य बातें की उन्हें ज़्यादातर सरकार ने लागू करने का भी प्रयास किया। जैसे राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में इसने चर्चा की कि राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो कि राज्यों की आंतरिक राजनीति से या राज्यों की राजनीति से जुड़ा हुआ ना हो। इससे अच्छा होगा कि उस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए जो उस राज्य का निवासी न हो। तो इस तरह से यह राज्यपाल के विषय में उन्होंने सिफारिश की थी। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना के लिए कहा था कि राज्यों के बीच आपसी सहयोग के लिए, विवादों के निपटारे के लिए और नई सुलह समझौते के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए। इसके अलावा केंद्र राज्य परिषद यानी केंद्र और राज्यों के बीच आपसी संबंध को मजबूत करने के लिए एक परिषद की स्थापना की भी बात कही थी। एक महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने कही थी वह राज्यों में सरकार से संबंधित थी कि जब चुनाव के बाद राज्य में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब सबसे बड़े दल को राज्यपाल सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे और यह एक परंपरा विकसित की जाए। इस संबंध में भी केंद्र और राज्य के संबंध में सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी। ज़्यादातर होता क्या है कि जब केंद्र में अलग पार्टी की सरकार होती है और राज्यों में अलग पार्टी की सरकार, तब राज्यपाल अपने पक्ष में किसी पार्टी को सहयोग करता है, भले ही वह पार्टी बहुमत न प्राप्त कर सकी हो अथवा वह ज़्यादा बड़ी पार्टी न हो, मतलब जो भी विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी न हो, उसके बाद भी राज्यपाल उसका सहयोग करता है, उसे सरकार बनाने में मदद करता है। तो सरकारिया आयोग ने इस पर रिपोर्ट दी
कि या तो बहुमत प्राप्त पार्टी को बनाया जाए मुख्यमंत्री बनाने के लिए, राज्यपाल आमंत्रित करे, अथवा जो सबसे बड़ी पार्टी है उसे आमंत्रित करे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरकारी आयोग की रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण थी। पुंछी आयोग की स्थापना भी कुछ 2007 में हुई थी और पुंछी आयोग ने इस पर जो केंद्र सरकार की भूमिका और उसकी शक्तियों के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी कि जब कभी सामाजिक समरसता बिगड़ती है, जातीय संघर्ष या धार्मिक संघर्ष उत्पन्न होते हैं, उस समय केंद्र सरकार क्या कार्य कर सकती है या उसके अधिकार क्षेत्र क्या हैं, भूमिकाएं क्या हैं, जिम्मेदारियां क्या हैं, इस संबंध में पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब हमने अंतर्राज्य परिषद की चर्चा की थी तो उसके बारे में भी बात कर लें। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के अनुसार होती है। कौन करता है? इसकी स्थापना राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को जब लगता है कि राज्यों के बीच आपसी विवाद हैं अथवा उसे यह लगता है कि कोई ऐसी राज्यों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता है या राज्यों के बीच किसी भी मामले में मिल करके कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे किसी समस्या से या किसी कार्य को समझाया जाए, समन्वय के साथ पूरा किया जाए, तब वह अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। इस अंतर्राज्यीय परिषद में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है और 6 कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार के रहते हैं। राज्यों के सरकारों से राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर वहाँ विधानसभा है तो वहाँ के मुख्यमंत्री, अगर विधानसभा नहीं है तो उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक उसके सदस्य होते हैं। तो यह आपस में समझौता और सुलह के माध्यम से निर्णय करते हैं और केंद्र और राज्य के बीच विवादों को समाप्त करते हैं, नए तरह के सामान्य हितों के बारे में चर्चा और परामर्श करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। इससे संबंधित कुछ परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं। तीनों अनुसूचियों के बारे में भी हमने चर्चा की इसमें। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका वीडियो का जो PDF है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इससे संबंधित अन्य प्रश्न भी कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और धन्यवाद। महादेव।